नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। इसके पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने कवर कर लिया था। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मौलिक कर्तव्य की, तो ये पार्ट 4 संविधान के भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में, सॉरी तथा नहीं होगा, मतलब पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य पार्ट 1 क्या था, याद करो। पार्ट 1 में था यूनियन स्टेट्स के बारे में बात की गई थी। पार्ट 2 में क्या था, 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई थी। 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया था। और 4 में क्या था, डीपीएसपी के बारे में बात किया था। तो अभी 4 ख़त्म नहीं हुआ है, 4 का एक और सेक्शन बाकी है अभी, 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सब कर्तव्य तो जानते होंगे। कर्तव्य क्या होता है? देखिए, कर्तव्य कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो किसी व्यक्ति को करने होते हैं, आदर्श स्थिति में उसे करने होते हैं, तो उसे हम कर्तव्य कहते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कर्तव्यों की एक सूची बनाई गई है और सूची निर्धारित करने के बाद उसे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया है, जो ये अपेक्षा करता है संविधान की भारतीय नागरिक उनका अनुपालन करेंगे। तो वो क्या है, समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट इसके समझते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब हमारा जो संविधान बना था, हमारा जो मूल संविधान है यानी कि हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डिड नॉट हैव एनी सेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह के मौलिक कर्तव्यों की सूची नहीं थी। ये बाद में जोड़े गए हैं। तो जब जोड़ा जाने लगा, उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन में रहेगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन में रहेगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन में रहेगा नागरिकता, ऑप्शन में रहेगा डीपीएसपी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, एफडीज। अब ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे जोड़े गए। किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, समिति का नाम क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। और संविधान संशोधन क्या है? 42वां कब हुआ था? 1976 में। उस समय इमरजेंसी लगी थी, ध्यान दीजिए। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून, यानी कि कल के दिन। आज 24 जून है, कल 25 जून है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने, मतलब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे क्या हो गए, सभी राज्यों की जो राज्य सरकारें थी वो निलंबित हो गई थी। साथ ही आपातकाल के दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दिए गए थे, क्योंकि मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिए गए थे उस समय। तो इससे क्या हो रहा था, लोगों को जो है जेल में डाले जा रहे थे। तो एक मजबूत सरकार के कंसेप्ट में ये आपातकाल लगाया गया था, और जिसमें नागरिकों से उनकी जो अधिकार थे छीन लिए गए थे। ऊपर से इसी समय 42वां संविधान संशोधन करके नागरिकों के कर्तव्य भी जोड़ दिए गए थे। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति और 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा बात करते हैं अगला पॉइंट। इसके तहत संविधान में एक भाग 4 को जोड़ा गया, भाग 4A को जोड़ा गया, और इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। दूसरी बात पूछा जाएगा कि कुल मिलाकर मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अभी 10 हैं। सॉरी, जब शुरुआत हुई थी 1976 में, जब इसे जोड़ा गया, तब मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में यानी कि मौजूदा समय आज 11 है। अभी 11वां क्या था? 11वां था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करना। सभी गार्जियंस यानी कि सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरह के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कब? वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
याद कीजिए 86वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक बच्चे ये मूल अधिकार है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट फॉर्मल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसे प्रारंभिक शिक्षा मिले, ये उसका अधिकार है। साथ ही साथ ये नागरिकों का कर्तव्य है कि अगर वो अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। साथ ही साथ ये राज्यों का भी कर्तव्य है। आर्टिकल 45 में 45 में क्या बोला गया कि राज्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर 3 चीज़ें हो गई, ध्यान दीजिए, तीनों चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। ये उनका राइट भी है, ठीक, मौलिक अधिकार भी है। दूसरी बात, ये स्टेट की भी ड्यूटी है आर्टिकल 45 के अनुसार, और तीसरा है ये सिटीजन्स की भी ड्यूटी है। तो तीनों चीज़ की बात करता है ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। तो ये भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है, मौलिक कर्तव्य की संकल्पना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो संविधान में जोड़े गए हैं, इसकी संकल्पना कहाँ से प्रेरित है। तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि पहली बार जो मौलिक कर्तव्य रखे गए थे वो संविधान रूस का ही था। वहीं से हमने इसे एक तरह से डिराइव किया है, वहीं से हमने बोरो किया है, ये भी पूछा जाता है। और ये जो कर्तव्य है, जो भी 11 कर्तव्य है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि ये नागरिकों की इच्छा पर छोड़े गए हैं। अगर नागरिक उनका पालन करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पालन करते हैं तो उन्हें इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी न्यायालय इनका पालन करने के लिए ज़बरदस्ती आदेश नहीं दे सकता। एक्सट्रीम लेवल पर वो किया जा सकता है, उसके भी प्रोविज़न है, लेकिन साधारण स्थिति में अगर हम बात करें तो न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। हालांकि लॉ बनाकर इन्हें जो है पालन करवाया जा सकता है। तो इसके कुछ 5 हमने मेरिट्स देखे, 5 इसके पॉइंट्स देखे। पहला, कमेटी कौन है, सोर्सिंग समिति, 42वें संविधान संशोधन, भाग 4A, आर्टिकल 51A, कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य की संकल्पना रूस से ली गई और ये दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान में नागरिकों को दिए गए। तो 11 है, मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, ध्यान दीजिए, एक एक, अभी ये याद करना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रिक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ध्यान दीजिए, हर एक में केवल 1-2 शब्द अगर आप याद रखते हैं तो उसी से काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें बात क्या हो रहा है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज यानी नेशनल एंथम। देखिए, जब भी नेशनल एंथम होता है तो प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि जब तक वो प्ले हो रहा होता है तब तक वो सम्मान में खड़ा रहता है, सावधान की मुद्रा में, ठीक है, स्टैंड बाय मोड पे वो रहता है। ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो इससे याद रहेगा कि पहला वाला राष्ट्रगान है, राष्ट्र के प्रति अपना जो है एक समर्पण दिखाइए। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें। यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष याद रखिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल याद रखिएगा। दूसरे में क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरे की बात करते हैं कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये तो बात सही है, आप भारत के खिलाफ नहीं जा सकते, देश के खिलाफ नहीं जा सकते, बल्कि उसकी एकता और अखंडता को मजबूत रखना आपका कर्तव्य है। चौथा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको बुलाया जा सकता है, तब आपको देश की रक्षा करनी होगी। समझ में, देश की, यानी कि चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, देश की रक्षा करना है आपको। पांचवा है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। कहने का मतलब ये है कि भारत के लोगों में, सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना निर्माण करें, यानी कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावना को समझें, भाईचारा बनाए रखें। महिलाओं की भी जो
डिग्निटी है उसको भी मेंटेन करें, ऐसा ना हो कि महिलाओं को दोयम दर्जे से ट्रीट किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। छठे में क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका यहाँ परिरक्षण है, परीक्षण नहीं है, वो क्या है, परिरक्षण है, ठीक है, ये परिरक्षण है, उसे प्रिजर्व रखें, बचा के रखें, संजोए रखें। मतलब है कि जो हमारा, जो आपको पता है ये भारत का अपना 5000 साल से भी ज़्यादा का इतिहास है, तो जो हमारे ऐतिहासिक मूल्य हैं, मूल्य की बात कर रहे हैं, परंपराएं जो हैं, ऐसी परंपरा जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें बना के रखना हमारा कर्तव्य है। सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। सीधे से बात है कि पर्यावरण की बात कर रहा है, या ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण ध्वस्त करते जाए, नहीं करना है सब। आठवां, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब समझिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना। देखिए इंक्वायरी का मतलब प्रश्न पूछिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तर्क कीजिए, तर्क करना कहीं पर भी जो है देशद्रोह नहीं आता। अब जैसे कि आजकल का माहौल है, समझिए सरकार कोई कदम उठाती है, अगर आपको पसंद नहीं आता, उसके कदम से आप सहमत नहीं हैं, तो आप आलोचना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आलोचना करने से आप देशद्रोही हो जाएंगे, लेकिन आजकल ऐसा माहौल बना दिया गया है मौजूदा सरकार में कि जो भी कोई प्रश्न पूछ रहा है उसे जो है देशद्रोह का लेबल लगा दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। प्रश्न, हाँ वैसा भी ना हो कि प्रश्न जो है कुछ भी उल्टा सीधा पूछा जा रहा है, सरकार की नीयत पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका कर्तव्य ही है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर होता क्या है, साइंटिफिक टेम्पर ये होता है जो जैसा दिखाई दे रहा है क्या वो वैसा है, प्रश्न करना, तर्क करना, समझ में, इसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वो सही है, सती प्रथा बोल दिया कि हाँ सती प्रथा का पालन करने से स्त्री सती हो जाएगी, तो आपने उसे मान लिया बिना किसी तर्क के, बिना किसी समझे। नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो अगर कोई कुछ बताया जा रहा है तो उसको समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करने के बाद गुण और दोषों को जानने के बाद तब निष्कर्ष पे पहुँचे, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। नौवां है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, अब ऐसा नहीं कि कल को आप प्रदर्शन कर रहे हो और बस फूंक दो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, ये सरकार की संपत्ति नहीं, सरकार की संपत्ति के साथ साथ ये नागरिकों की भी संपत्ति है, हमें ये ध्यान रखना होगा। प्रदर्शन कीजिए, सरकार का विरोध अगर करना है तो कीजिए, लेकिन संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाइए। 10वां, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। सीधी सी बात है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, मतलब आगे बढ़ती रहिए। सीधे से मतलब है कि आगे बढ़िए व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से। और चौथा जो लास्ट वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आप माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यह आपका कर्तव्य है। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। तो ये 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब जल्दी से इनको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला एक एक करके ध्यान दीजिए कि ए पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ए से एंथम याद रखिए, ए फॉर एंथम, अबाइड बाय फ्लैग एंथम, समझ में आया। तो एंथम से राष्ट्रगान याद रहेगा। ए यानी पहले में क्या है, एंथम यानी राष्ट्रगान टाइप का चीज़ है, ठीक है। दूसरा बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो वैल्यूज़ जनरेट हुए हैं हमें उनको क्या करना है, बढ़ाना है और उन्हें अपनाना है। टू चेरिश, अब यहाँ से बी से क्या है, बी फॉर बापूजी, बापूजी यानी महात्मा गांधी, याद कीजिए। महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारे आदर्श नागरिकों को बताए थे, भारतीयों को बताए ये आदर्श होने चाहिए थे, यानी बापू के आदर्श याद रखिए। बी से बापू के आदर्श, तो यहाँ से याद हो जाएगा स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श को अपनाना है, ठीक। सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है।
संप्रभुता। तो सी से सेंटर याद रखना, क्या याद रखना है, सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र, यानी कि जब हमारा देश जो केंद्रीय रूप से बहुत मजबूत रहेगा तो उसकी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी बरकरार रहेगी, एक मजबूत बना के रखना है। तो सी से सेंट्रल याद रखिएगा। डी से टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डी से डिफेंड याद रखना है, डी से बहुत आसानी से याद हो जाएगा, डी से डिफेंड। और ई से क्या है याद कीजिए, ई फॉर इक्वालिटी। हमने बताया था इसमें क्या है कि भाई भाईचारे को बढ़ाना है, समरसता को बढ़ाना है, औरतों की गरिमा को बनाए रखना है। तो ई फॉर इक्वालिटी, सब समान है, इनकरेज ब्रदरहुड, इक्वालिटी। ई से इनकरेज भी कह सकते हैं, इनकरेज ब्रदरहुड। एफ टू वैल्यू एंड, एफ फॉर फोर्ट, फोर्ट माने किला होता है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। अब जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मेंटेन करना है। सांस्कृतिक विरासत जैसे हम बात करते हैं तो किले याद में आते हैं ना दिमाग में, तो किले जो हमारी, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है, बहुत सारे किले बने हैं, तो एफ से किला याद रखना, किले से याद हो जाएगा आपको सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन माने पर्यावरण, ग्रीन माने पर्यावरण, यानी जी में क्या करना है, पर्यावरण को आपको बचा के रखना है। एच फॉर ह्यूमनिज्म, यानी मानवता की बात कर रहा है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म मतलब मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना। समझ में आ रहा है। हाँ, आई फॉर, यहाँ लिखा आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब क्या है, एक आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये महात्मा गांधी का कथन था। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे को तैसा, जैसे किसी ने आपको मारा जैसे जान के बदले जान। ये पुराने मध्यकाल की जो न्यायिक प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि अगर आपने किसी की जान ली तो आपको भी मार दिया जाता था। तो उसी के विरोध में गांधी जी का कहना था नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है। उनकी अपनी सोच थी कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। इस तरह से अगर एक आंख के बदले एक दूसरा आंख लेते रहेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें जो दंड व्यवस्था बनानी होगी, जो हमारा पिनल सिस्टम होना चाहिए वो सुधारात्मक होना चाहिए। वो जो है एक तरह से ऐसा नहीं कि प्रत्युत्तर में दिया गया हो, नहीं, वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से सुधारात्मक का मतलब होता है कि रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए। रिफॉर्मिस्ट का मतलब कि हम उसको सुधरने का मौका दें। क्लियर हो रहा है। तो आई फॉर आई यानी यहाँ हिंसा की बात हो रहा है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, वायलेंस है ना। हाँ, आई से याद रखना आँख के बदले आँख, तो हिंसा हो जाएगा, हिंसा को हमें नहीं करना है। अगला जे फॉर जीनियस, या जीनियस इन ऑल स्फेयर्स। जे फॉर जीनियस भी कर सकते हो, उसे जी होता है, तो जे फॉर जीनियस इन ऑल स्फेयर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, यही सब है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी। और फिर जे के बाद क्या है, के है, हु इज़ पेरेंट, तो के फॉर नॉलेज, नॉलेज से क्या हो जाएगा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा देना। समझ में आ रहा है। तो इससे ए से एंथम, एक एक करके याद रखना। ए से एंथम, बी से बापूजी, सी से सेंट्रल, डी से डिफेंस, ई से इक्वालिटी, एफ से फोर्ट, जी से ग्रीन, एच से ह्यूमनिज्म, आई से आई फॉर एन आई या हिंसा, जे से जीएनएस इन ऑल स्फेयर और के से नॉलेज। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो ये था हमारा मौलिक कर्तव्य, होपफुली समझ में आ गया। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।